हाय गाइस, आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, तो इसमें दो हमारे पास लॉन्ग यानी कि ऑलमोस्ट इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर्स होते हैं, जिसमें एक में करंट आई ए होता है, दूसरे में करंट आई बी होता है, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो डी होता है। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि आई ए वाले वायर की वजह से आई बी वाले वायर पे कितनी फोर्स लग रही है, और आई बी वाले वायर की वजह से आई ए वाले वायर पे कितनी फोर्स लग रही है। अब पहले बात तो ये सोचते हैं कि फोर्स लगेगी क्यों। ठीक है, तो पहले ये देखो, ये करंट कैरिंग वायर है आई ए। ठीक है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो राइट हैंड स्क्रू रूल से उसका डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो बी पे एक मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगा, है ना। करंट कैरिंग वायर ऊपर को है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना जिसका डायरेक्शन आई बी के हर पॉइंट पे इनटू द बोर्ड जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इनटू द बोर्ड जा रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, हम ये जानते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है ना, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो उसकी वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस आई बी वायर पे एक फोर्स लगेगी, और सिमिलरली आई बी वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो भी उसका डायरेक्शन आई ए के किसी पॉइंट पे राइट हैंड स्क्रू रूल से आ जाएगा, और आई बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी आई ए के पॉइंट पे आउट ऑफ द बोर्ड आएगा। ठीक है, ये आप राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हो। आई ए की तरफ से अगर बी पे जाएगा तो ये इनटू द बोर्ड जाएगा, आई बी की तरफ से अगर आई ए पे आएगा तो आउट ऑफ द बोर्ड आएगा। ठीक है, ये आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो किसी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स भी होगी। ठीक है, आओ इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन आई बी ड्यू टू आई ए। ठीक है, आई बी पर कितनी फोर्स लगेगी आई ए की वजह से। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमें आई ए का मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा आई बी के किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये दोनों वायर जो हैं वो लॉन्ग हैं, यानी कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हो वो सिमिलर है इन दोनों वायर्स पे। ठीक है, तो आप ये देखो कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से एक डिस्टेंस डी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर के फॉर्मूले से आता है ना। वही वाला फॉर्मूला हमने इधर लगा रखा है। आई ए की वजह से एक डिस्टेंस डी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा न्यू नॉट आई ए बाई टू पाई ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द वायर। ठीक है ना, न्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, जहां आर इज इक्वल टू डी। ठीक है, और ये आई ए है, ये याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट की वजह से है। ठीक है, अब हमें कोई भी पॉइंट पे इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मिल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालनी है फोर्स ऑन दिस वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बी ए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे आई एल क्रॉस बी, और यहां पे आई कितना होगा, वो आई बी होगा। ठीक है ना, आई बी। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं कि फोर्स ऑन अ वायर ड्यू टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है आई एल क्रॉस बी। ठीक है, अब एल कितना लेंगे सवाल ये उठता है। ठीक है, उसके लिए हमने एक लेंथ अज्यूम कर ली, ये लॉन्ग वायर्स हैं तो इसका एक पोर्शन पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि फोर्स हमें इस लेंथ कैपिटल एल के पोर्शन पे निकालनी है फोर्स। ठीक है ना, तो हमारी जो लेंथ हो गई वो हो गई कैपिटल एल। ठीक है, और डायरेक्शन कितना हो गया इसका, ऊपर जो करंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपका लेंथ का भी डायरेक्शन लोगे। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल की वजह से आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन जो है वो इनटू द बोर्ड है। ठीक है ना, इनटू द बोर्ड है, ये क्रॉस बनाया ना मैंने। ठीक है, और आई एल का डायरेक्शन ऊपर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है,
तो अब आप ये देखो, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, यानी एल के डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स रखो, उसके बाद बी के डायरेक्शन में उनको रोल करो, ठीक है। तो आपका थंब का डायरेक्शन आपका फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो यानी कि फोर्स का डायरेक्शन हो गया ये, यानी कि आई बी पे जो फोर्स लगेगी वो उसे अट्रैक्ट करेगी आई ए की तरफ, ठीक है। ये तो इसका डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई बी इस फॉर्मूले में आप, और साइन देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये समझ आ रहा है आपको। जो डायरेक्शन एल का है वो ऊपर को है और जो डायरेक्शन बी का है वो इनटू द बोर्ड है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो साइन ऑफ 90 डिग्रीज तो वो 1 आता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आई एल बी साइन 90 लिख देंगे तो वो साइन 90 तो 1 ही होता है। रही बात इसके मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड में आपने आई बी डाला, एल डाला और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो वो हो गया आई, फाइनली आ जाएगा न्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2 पाई डी इंटू एल, ठीक है ना। तो ये एक एल लेंथ के सेगमेंट पे आई बी वायर के इतनी फोर्स लग रही है ड्यू टू वायर ए, ठीक है। ये हो गया। अब हमें निकालनी है वायर ए पर फोर्स वायर बी की वजह से, ठीक है। तो वो तो हम न्यूटन थर्ड लॉ से निकाल सकते हैं कि जितनी फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है उतना ही रिएक्शन दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे लगाता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, है ना। तो एफ बी, ये सॉरी ये गलत है, ये माइनस लिखना चाहिए मुझे। जितनी फोर्स वायर बी पे लग रही है ए की वजह से उतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी वायर ए पे बी की वजह से, यानी फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा एफ, लेकिन मैग्नीट्यूड होगा सेम। तो मैग्नीट्यूड ये है ए पे लगने वाली फोर्स का भी, एफ ए का भी, ठीक है। यहां ये एफ बी निकाला था पहले, अब एफ ए निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, ठीक है। डायरेक्शन वाइज नेगेटिव हो जाएगा। ये हमें पता चल गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो एफ ए और एफ बी की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान में देने वाली बात है कि करंट्स जो थे ना वो सेम डायरेक्शन में थे। आई ए वाला भी ऊपर जा रहा था, आई बी वाला भी ऊपर जा रहा था, यानी कि जब करंट होते हैं सेम डायरेक्शन में तो वो एक दूसरे को वायर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये उल्टा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लाइक चार्जेस जो थे वो एक दूसरे को रिपेल करते थे, यहां लाइक करंट्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये फंडा है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है, ये तो एक एल लेंथ के सेगमेंट के लिए फोर्स निकली, ठीक है। अब हमें अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है कि पर यूनिट लेंथ कितनी फोर्स लग रही है इस वायर पे, तो हम इस एल से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एफ बी, ठीक है। वो आती है न्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2 पाई डी। कुछ नहीं किया, सिर्फ एल से डिवाइड कर दिया, एफ बी बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। इस फॉर्मूले से हम एम्पेयर को एसआई यूनिट्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, वो ऐसे है कि मान लो आपके पास 2 लॉन्ग इनफाइनाइट वायर्स हैं जिनमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई ए आई बी, ठीक है ना। अगर उन वायर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर होगी और उनके बीच का जो सेपरेशन है डी वो 1 मीटर होगा, तो उन दोनों वायर्स के थ्रू जो करंट पास कर रहा होगा उसको हम 1 एम्पेयर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी एम्पेयर की डेफिनेशन, ठीक है। और एक बार आप एम्पेयर डिफाइन कर देते हो एसआई यूनिट्स के लिए, आप कुलुम भी डिफाइन कर सकते हो। कुलुम क्या है, 1 कुलुम उतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज है जो कि 1 सेकेंड में फ्लो करेगा उस कंडक्टर से जिसमें 1 एम्पेयर करंट हो, ठीक है।
अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि 1 सेकेंड में उससे 1 कूलम क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम एम्पेयर को एसआई यूनिट्स में डिफाइन करते हैं और एम्पेयर से हम 1 कूलम को एसआई यूनिट्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है,